हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन लांबा और आप देख रहे हैं गुरुकुल प्रो चैनल। और मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट का मैथ। यूपी टेट फर्स्ट पेपर में आपका मैथ आता है, उसी से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए हूँ। और जो हमारा यूपी टेट के अंदर मैथ है, आ, उसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि संख्या पद्धति है। तो आइए समझते हैं संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है अंक एवं संख्याएं। नंबर सिस्टम के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले आता है अंक एवं संख्याएं। तो अंक एवं संख्याएं क्या होती है? अंक एवं संख्याएं, यदि हम बात करें अंक की, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यही अंक है जो कि हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे 10 अंक हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अंकों के लिए। तो यही हमारे अंक हैं। अब दूसरा चीज आती है हमारी संख्या। तो संख्याएं क्या होती हैं? यदि मैं बात करूं संख्याओं की, तो संख्या क्या होती है? सॉरी फॉर दिस। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं होती है हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय, एक होती है एक होती है राष्ट्रीय, एक होती है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब नेशनल नंबर, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर। तो अभी संख्याएं जो कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार जो होता है, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को लिखने के लिए दाईं दाईं से बाईं ओर की तरफ क्रम से पढ़ा जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हम पढ़ते हैं, वो दाएं से बाएं की तरफ पढ़ा जाता है। तो कैसे करा जाता है देखते हैं। सबसे पहले हम नेशनल नेशनल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो नेशनल में जैसे मान के चलिए, ये 12, 36, 31, 921 कोई संख्या है। ठीक है, अंकों से मिलके संख्या बनती है, आपको पता है। तो अब हम इसको कैसे अपने नेशनल नंबर के तरीके, जो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, कैसे काउंट करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 12 करोड़ 36 लाख 31,921 रुपए, या जो भी रुपए या जो भी संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे काउंट करते हैं। ये जो हमारा चलता है, ये है हमारी भारतीय संख्या पद्धति। अब यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय संख्या, इंटरनेशनल संख्या पद्धति, मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के लिए कैसे चलता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, परंतु इसमें अलग क्रम से होते हैं। मतलब जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है। वो क्या होता है? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन आदि में जाना जाता है। मतलब इसमें जो अंतरराष्ट्रीय होता है, उसमें लाख, 10 लाख, करोड़ नहीं चलता। उसमें चलता है आपका मिलियन और बिलियन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, मतलब कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई संख्या ले लेते हैं। ओके, इन्हें हटा देते हैं अभी के लिए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मैथ समझ में आ रहा होगा। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 143, ठीक है, 691921। तो इसमें देखेंगे हम, जैसे इसमें भी चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। लेकिन हाँ, हजार। अब ये 10,000 हो गया। 10,000 के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ आता है 100,000, जो हमारा था 1,00,000, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ करते हैं 100,000, उसके बाद आता है इनका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो इसे अब कैसे पढ़ेंगे? 143 मिलियन 691,000, 691,921। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ऐसे पढ़ा जाएगा। फिर से बता देता हूँ, 143 मिलियन 691,000 और 921। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस तरीके से पढ़ा जाएगा। चलिए, ये आपको संख्या अंक एवं संख्या मैंने बता दी। अब संख्या पद्धति का आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है, वह संख्या पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अब आते हैं संख्याओं के प्रकार, ठीक है। संख्याओं के प्रकार कैसे? ऐसी संख्याएं, चलिए देखते हैं। संख्याओं के प्रकार, तो संख्याओं के प्रकार पे आते हैं, तो हम अब संख्याओं में क्या देखते हैं? संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रकट करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, n से प्रकट करते हैं। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। एक से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी प्राकृतिक संख्या हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और इसको n से, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो हम इसे n से प्रकट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। अब आते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, मीन्स ये हमारी प्राकृतिक संख्या है 125। अब इसके आगे यदि हम जीरो भी लगा दें, 0 1 2 3 कर दें, तो ये हमारी प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो गई। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो प्राकृतिक संख्याएं, जो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रकट करते हैं, क्योंकि होल नंबर्स हम उसको बोलते हैं। लेकिन एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब सिंपल सा है कि आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका प्राकृतिक संख्या है वो एक से आगे के लिए जितनी भी संख्या है, एक से अनंत तक, वो सभी प्राकृतिक संख्या है, परंतु इसमें जीरो नहीं है। तो ये जो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण नंबर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक एवं परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो आ रही हैं पूर्ण संख्या के अंदर। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक के अंदर नहीं है, तो इसलिए वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या हो गई, अब आते हैं पूर्णांक।
इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं शून्य तक ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मीन्स अथवा जेड से इनको प्रकट किया जाता है। ये चीज याद रखने वाली है कि जो पूर्णांक है, जो इंटीजर नंबर्स हैं आपके, उनको जेड से मतलब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है पूर्णांक इंटीजर नंबर्स को। लेकिन अब पूर्णांक इंटीजर नंबर होते क्या है? जो संख्याएं माइनस को भी इंक्लूड कर लेती हैं, जैसे -1, -2, -4, -6 और अनंत तक माइनस में जा सकती हैं। प्लस में भी है, जीरो को भी इन्होंने ले रखा है। मतलब पूर्णांक, प्राकृतिक और माइनस, तीनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। तीनों संख्याएं हैं वो आपकी कहलाती हैं इंटीजर्स नंबर, मीन्स पूर्णांक संख्याएं। ओके। अब इसके बाद आता है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को आप इस तरीके से समझिए, दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो आपकी प्राकृतिक संख्या थी, यदि उनको दो से, मतलब नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज सम संख्याओं के अंदर नहीं आती है। ठीक है। तो अब यदि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ देखिए, दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं, इस चीज का ध्यान रखना। दो से, एक तो दो से विभाजित होगी, दूसरा प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को हम ई से प्रकट करते हैं। ठीक है, इवन नंबर। तो हमारा, क्योंकि इवन नंबर आता है तो इसलिए हम ई से प्रकट करते हैं, मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, सम संख्याओं का उदाहरण भी दे रखा है किस तरीके से। दो है, यदि हम दो को दो से करेंगे, सॉरी, वन आएगा। फोर है, दो से चला जाएगा, दो दूनी चार। ठीक है। तो जिससे आप विभाजित, छः है, दो से कर सकते हैं, दो तिया छः, मतलब पूर्ण रूप से जो आपका कट जाए, यदि दो से भाग करने पर कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्याएं, क्योंकि उसमें कोई हमारा शेष नहीं बच रहा है जब हम कोई विभाजन कर रहे हैं। ठीक है। आठ को लीजिए, दो से करेंगे तो दो चौक आठ, पूर्ण रूप से कट रहा है। तो ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। तो अब दूसरी तरफ आते हैं हम, ऑड नंबर मीन्स विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर में वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित हो नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं को ओ से प्रकट करते हैं। सिंपल सी बात है, वो संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, सॉरी, दो से विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे इसमें, और कुछ बताने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। तो आप नॉर्मली दे सकते हैं कि एक को यदि हम दो से विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं होगा। ठीक है। अब यदि हम इसमें तीन को करेंगे दो से, तो दो एक कम दो, एक शेष बच गया। पाँच को करेंगे दो से, दो दूनी चार, एक शेष बच गया। मतलब यदि सात को करेंगे दो से, दो तिया छः, एक शेष बच गया। ऐसी संख्याएं जिनको हम दो से विभाजित करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से विभाजन नहीं होता है, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ओके, चलो इसको हटाओ। ओ सॉरी, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर।
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब आते हैं हम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को, मतलब अपने खुद को, खुद जो भी नंबर है उसको छोड़कर जो विभाजित कर दे रही है, तो वो भाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे यदि मैं एक से चार को सॉरी यदि मैं एक आ, 4 को 1 से विभाजित करूं तो हो जाएगा, तो विभाजित हो गई है 1 से 4 बार। लेकिन बात यह है कि एक को छोड़ दो और जो खुद संख्या है उसको छोड़ दो, उसके बाद किसी भी संख्या से यदि वो अविभाजित हो रही है तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम 4 को ही देखते हैं। यदि 4 को मैं 2 से भाग करूं तो क्या ये कटेगी? तो 2 दूनी 4, तो हो गया भाज्य। तो ये विभाजित है, क्योंकि अपने आप से भी नहीं कटी और दूसरी एक से भी नहीं काटी, हमने किसी तीसरी संख्या से काटी है। तो यदि तीसरी संख्या से किसी का विभाजन हो जा रहा है तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। जैसे कि 6 है, यदि 6 को हम देखें तो 2 से भी ये कट जाएगी, 2 तिया 6, ठीक है। अब यदि 6 को हम 3 से देखें तो भी कट जाएगी। तो मतलब ये इसको कहेंगे ये भाज्य संख्या जो अपने आप को छोड़कर, एक को छोड़ के तीसरी संख्या के द्वारा यदि विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में भी कुछ नहीं है, वे प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से ही विभाजित हो सके वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्या का भी सेम है, अपोजिट है भाज्य से, कि वो किसी तीसरे से नहीं कटनी चाहिए, या तो अपने आप से कटे या एक से कटे, ठीक है। यही भाज्य संख्याएं हैं। अब यदि बात करें दो भाज्य है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला देख लेना, कि दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो दो है वो या तो अपने आप से कटती है, ठीक है, या फिर एक से कटता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। उसके बाद आती है 3। यदि 3 को चेक करेंगे आप तो 2 से काटेंगे तो 2 से ये नहीं कटेगा, सॉरी 1 बचेगा शेष। 5 को देखेंगे, 2 से काटो नहीं कटेगा, एक से तो काटना ही नहीं है, एक और अपने आप से वो कटी जानी है। तो ये अभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही कटे या एक से कटे, ठीक है। भाज्य और अभाज्य में ये जरूर ध्यान रखना, दो का बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सम संख्या है, ये बात सही है, लेकिन अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। क्योंकि भाज्य के अनुसार एक या अपने आप को छोड़ के यदि संख्या कट रही है तीसरे से तो वो भाज्य है, लेकिन अभाज्य के अंदर वो अपने आप से कटेगी या केवल एक से कटेगी, ठीक है। चलिए अब आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? रिलेशन नंबर, ऐसी संख्याएं जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, मतलब जो बटे में होती हैं, पी अपॉन क्यू में होती हैं, जहां पी और क्यू पूर्ण पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब इंटीजर नंबर हैं। पी और क्यू जो हम देख रहे हैं, मतलब यदि हम ए सॉरी ए अपॉन बी कर दें पी अपॉन क्यू की भी जगह, तो ए का मान हम जो भी लेंगे वो पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर जो माइनस से लेके प्लस तक जाती है, जीरो इंक्लूड होता है पूर्णांक में। यहाँ आपको बताया था मैंने, एक सेकंड दिखा देता हूँ। पूर्णांक नंबर
ऐसी संख्याएं जो शून्य और ऋणात्मक सबका मेल होती है, मतलब सब कुछ होता है उसके अंदर, वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स नंबर, माइनस से प्लस की ओर। सेम परिमेय संख्या कौन सी है? ऐसी संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होती है, मतलब ये जो a अपॉन क्यू का जहां भी मान रखा जाएगा ना, वो पूर्णांक संख्या ही रखा जाएगा, वही परिमेय संख्या मानी जाएंगी। उससे अलग कुछ और भी हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब और q नॉट इक्वल टू जीरो, जो आप देख रहे हैं, जैसे ये है p अपॉन क्यू, मैंने a अपॉन b कर दिया था, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। अब यदि आप यहाँ देखेंगे P अपॉन क्यू, तो P अपॉन क्यू में जो Q है आपका, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कभी भी P के नीचे जीरो से ऐसे कुछ नहीं होगा कि 1/0, 1 या 2/0, ये कभी भी नहीं होगा परिमेय संख्या के अंदर। ओके, बस इतना ही आप याद रखना। जीरो ऊपर है, p का मान जीरो हो सकता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होगा, यहाँ हमेशा 1 होगा। तो 0/1 करेंगे तो भी आपका जीरो आएगा। ये जो आप देख रहे हैं जीरो इसीलिए जीरो है कि इसके अंदर नीचे एक है। यदि हम किसी भी, एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे यदि हम जीरो से भाग कर देते हैं तो वो इनफाइनाइट में चला जाता है, उसका कोई मान नहीं होता, ये इनफाइनाइट में होता है। तो इसलिए 1/0 हम कभी भी परिमेय संख्या के अंदर नहीं आता है। 5/7, 5 क्यू का पी का मान 5 ले लिया आपने, पी इक्वल टू 5 और क्यू इक्वल टू 7, तो ये हो गया आपका 5/7, 5/7, सॉरी वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया था, 5/7 हो गया था। तो जब भी कभी भी आए कि जहाँ यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए कि p का मान 5 है और q का मान 7 है, तो इसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5/7, बस यही आपकी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, तथा सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को ही वास्तविक नंबर कहा जाता है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय निकलेगा वही आपका, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, वही आपका वास्तविक संख्या है। अत्रिभाजन संख्याएं, प्राइम ट्रिपल नंबर, वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक मीन्स एलसीएम 1 हो, अत्रिभाज्यक संख्या कहलाती हैं। जैसे 8, 9 तथा 25 अत्रिभाज्य संख्या है, ठीक है। जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा मैं तब इस संख्या को आपको समझाऊंगा। ओके, अभी के लिए इतना ही समझो। अब आता है हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, मतलब यदि बढ़ते हुए क्रम में किसी संख्या को लिख रहे हैं तो वो तब भिन्नों के इस प्रकार के क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले रखते हैं हम, सबसे बड़ा भिन्न अंत में लिखा जाता है, मतलब 1 2 3 4 ये ऐसे करते चले जाएंगे हम, फर्स्ट से 100 की तरफ जाते हैं तो आरोही क्रम, ठीक है। यही आपका आरोही है। उसके बाद आता है अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। जब दो या दो से अधिक भिन्नों के घटते क्रम में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस प्रकार को अवरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में रखा जाता है। तो मीन्स 100, 99, 89,
88 सॉरी 99 98 97 96 95 94। कुछ इस तरीके से यदि हम संख्याओं को लिखते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। ओके, ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अब कुछ बात याद रखने योग्य हैं जो आपको यूपी टेट के अंदर मिलेंगी, जैसे कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ना तो वो को प्राइमरी नंबर है और ना ही वो प्राइमरी नंबर है। ठीक है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये चीज ध्यान रखना। दो एक ऐसी एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। तीन सबसे छोटी विषम संख्या है, विषम और अभाज्य संख्या है, सॉरी दोनों। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। नौ सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। एक से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। ये सब चीजें आपको यूपी टेट में पूछी जा सकती हैं। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं 9 है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6 है और 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। तो इन सब चीजों को आप याद रखें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, यदि किसी को चाहिए तो। टेलीग्राम का लिंक आपको आपको हमारे लिंक मिल जाएगा। सॉरी, हाँ तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। बीच में 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। अभाज्यता के नियम, ठीक है, रूल ऑफ डिसिबिलिटी। तो दो से भाजकता मतलब का नियम, जिस संख्या के अंकों के अंत में, यदि आप देखोगे जिन संख्याओं के जिस संख्या के अंकों के अंत में 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से भाज्य होती है। ठीक है, बस आपको देखना है कि भाज्य है नहीं है। तो यदि आपको यही सब देखना है तो 2 से भाज्य होगी नहीं होगी, तो बस उसके पीछे देखना है कि क्या है। तो 2 4 6 8 या कुछ भी है ऐसा तो वो 2 से भाज्य संख्या है। 3 से भाजकता का नियम ये है कि जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या 3 से भाज्य होती है। मीन्स जैसे 8 5 7 6 1 है, तो 8 + 5 + 6 + 7 + 1 = 27। ठीक है, 8 5 13, 13 5 20, सॉरी 13 7 20, 20 और 6 26 और 1 27, तो ये टोटल 27 है। अब 27 को यदि आप देखेंगे 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये 3 से भाग कर दो इसके प्लस को, तो 3 ने 27, तो पूरा पूरा चला गया। तो ये संख्या 3 से भाज्य मतलब 3 से भाज्य होती है। चौथा है 4 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के इकाई व दहाई जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। मीन्स इकाई और दहाई अंक को यदि आप देख लें, यदि यदि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो 4 से भाज्य हो जाएगी। 96 है, इसको यदि 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो वैसे भी ना आए आपको तो नॉर्मल देख लो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी 4 से। तो ये जो संख्या 15,396 देख रहे हैं ये 4 से पूरी तरह भाज्य होगी। 5 से भाज्यता का नियम है। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसके पीछे 0 है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी, और 5 है तो विभाजित हो जाएगी, फिर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 6 से विभाजन का नियम।
अब आता है हमारा 6 से विभाजकता का नियम। जो संख्या 2 या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से विभाजित होंगी। जैसे हमारा फर्स्ट है 57 30। यदि हम 57 30 को देखेंगे, अब हमको ये चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे अभी 3 का नियम हम पढ़ के आए थे कि जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी उसका यदि योग 3 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 5 और 3 इसका योग निकालेंगे। तो 5 प्लस 7 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 15 प्लस 0, 0 का कुछ होता नहीं। तो जो कि आपका 15 सम आया, यदि आप इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 5 दिया 15। ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी 3 से, तो ये जो संख्या है ये आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें 6 का विभाजित है तो 2 और 3 से तो आप इसको लग जाओ भाग करने, 2 से पहले पूरा पूरा काटोगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने 3 का नियम पढ़ा है तो उसको लगाइए, इनको भी आपको यूज करना है। ठीक है, अब जैसे आपको इसका देखना है, 2 का आपको बता ही दिया था। जैसे दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में उन्होंने बोला 2 और 3, तो 2 और 3 के नियम पहले ही आप पढ़ सकें कि 2 का क्या था कि जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 होगा वो 2 से विभाज्य होगी। तो सेम अब इस संख्या को देख लीजिए। अब क्योंकि ये जो 2 था ये 2, मतलब इसमें 0 भी था, इसमें ये दोनों 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 4 से। अब इसमें जैसे इसे देखेंगे तो इसके अंत में 4 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों संख्या दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगी, और 3 से हमने ये चेक कर ही लिया है तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित हो जाएंगी। ओके, 7 का जो नियम है वो देखते हैं कि 7 के भाजकता का नियम ये है कि दी गई संख्या को इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 के भाज्य हो जाएगी। दी गई संख्या इकाई अंक को दोगुना करके, ठीक है, शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या भाज्य हो जाएगी। मीन्स यदि आप देखेंगे 16 807 है, तो जो 7 है वो आपकी इकाई संख्या है, इसको दोगुना कर देंगे तो ये 14 हो जाएगी। अब 14 को 16 से अब कितना बचा, 1680 बचा। 1680 में से आप 7 घटा दो। ठीक है, और सॉरी 1680 वो दोगुना करा है तो ये 7 × 2 कर दिया, तो ये आता है आपका 1666। अब 1666 जो आपका आया है, फिर इसमें से इन्होंने वही करा है, जो इकाई वाला अंक है उसमें से फिर उसको दोगुना करके घटा दिया, फिर उसमें 4 जो आया है। ठीक, तो यही सब करते करते जो अंत में यह जो संख्या 7 है, अतः यह संख्या 7 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी, भाज्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो ये फॉर्मूला है ये पूरा समझाया हुआ है, आप इसे देख लेना, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो क्योंकि और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उधर कमेंट में आपको इस चीज़ को कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 से भाजक तक का नियम। जिस संख्या के इकाई एवं दहाई व सैकड़ों के अंक में 8 को पूरा भाग चला जाए वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या के इकाई व दहाई व सैकड़ा के अंकों में, ठीक है, 8 से पूरा पूरा विभाजन पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो जैसे 73 584 में 584 8 से विभाजित है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 के विभाजितता का नियम ये, जिस संख्या के अंकों के योग में
ठीक है। 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या भाज्य होगी। जैसे आपने 3 का देखा था वही सेम नियम 9 का है। ओके। 11 का भाज्यता का नियम यह है, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों पर विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। नहीं समझ में, दोबारा से पढ़ते हैं। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इन्होंने लिया है 9 7 4, ठीक है। सम स्थान उठा लिए 1, ठीक है। अब ऑड स्थान उठा लिए, और उठा लिए थे, सॉरी, सम ये है 2 और 4, ये हमारे सम स्थान है। पहले तो हमें उठाना है सम स्थान पर जो नंबर रखा हुआ है। तो यहाँ 1 सम नहीं है, 2 सम है, उठा लिया। 3 सम नहीं है, 4 मतलब 5 सम है। तो इस तरीके से इनको आपस में निकाल लिया है हमने। उसका फिर योग करके जो हमने निकाला ये 11 आया अंतर, या तो 0 आता या 11 आता, तो यह संख्या 11 से विभाजित होती। एक बार फिर से समझा देता हूँ अच्छे से। 95744, ये एक संख्या है। इसको आपको 11 से देखना है कि है या नहीं। तो हमारा जो सम एवं विषम का जो नियम है, तो पहला स्थान 1, ये हमारा सम नहीं है, ऑड स्थान है। 2 ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो सम स्थान है हमारे वो हैं 2 और 4, इनको निकाल लेते हैं। तो 5 + 4, ये एक जगह कर लिया। 1, ये जो 1 3 5, ये वाले स्थान को हम एक बार ले लेते हैं। तो 4 + 7 + 9। अब इनका जो अंतर है तो वो आपके सामने ही है, 11 आ रहा है। तो ये भाज्य संख्या। अब है संख्याओं का भाग। अब ये जो फॉर्मूला है कुछ, जिसमें आपको ये सारी चीजें निकालने के लिए, जैसा भाज्य निकालना है तो फॉर्मूला, जैसे भाज्य निकालना है तो आपके पास भाजक होना चाहिए, भागफल होना चाहिए और शेष होना चाहिए। यदि ये सब चीजें आपके पास हैं तो आप उसका भाज्य निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक संख्या लेते हैं, इधर देख लेते हैं। एक संख्या है 60 और उसे 5 से भाग करते हैं, तो 12 पंजे 60। ओके। अब यहाँ हमारा 0 बचा है, ठीक है। तो अब हमारे इसमें क्या क्या चीज है, सबसे पहले देखते हैं कि जो भाजक है हमारा, जिससे हमने भाग करी है, वो है 5। जो भागफल आया है वो आया है आपका, भागफल है आपका 12, सॉरी ये भागफल आ गया आपका, ठीक है। ये भाज्य हो गया आपका 60। अब मान लीजिए आपको निकालना है, आपके पास भाजक है मतलब 5 है, इंटू भागफल है 12 है, लेकिन शेष फल भी है आपके पास 0 है। अब वो पूछ रहा भाजक क्या था, जिसमें आपने भाग करी है वो क्या था। तो जब हम 60, यदि भाज्य को निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 60, ठीक है। अब आते हैं हमारे भाजक पे।
सेम यहाँ देखते हैं भाजक, यदि हमें भाजक निकालना है तो अब हमारा भाजक क्या था, भाजक था हमारा 5 जिससे हमने भाग करी है। यदि मान लीजिए हमारा भाज्य है 60 माइनस शेषफल अपॉन भागफल जो आया था। अब पूछ रहा कि किससे भाग करी है आपने, वो निकालो, भाजक निकालो इसका, भाजक क्या होगा, तो 12 पंजे 60, तो इससे आपने भाग करी थी जब आपका 12 आया था, 60 आपका बचा है, 0 आपका शेषफल था। भागफल निकालना है, मान लीजिए भागफल आपका जो भागफल उसका सेम है जो आपका भाजक था, भाज्य था, 60 माइनस 0 अपॉन भाजक। अब भाजक कितना था आपका, वो था आपका 5, तो भागफल आ जाएगा आपका 5 से डिवाइड करो तो 12, तो ये आ गया भागफल आपका। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिसे मैं कल पढ़ाऊंगा, वास्तविक एवं स्थानीय मान। ये आपका कल का चैप्टर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये, नेक्स्ट लेक्चर में कल लेके आऊँगा। आपको कोई भी डाउट है संख्या से या संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके डाउट ज़रूर पूरा करूँगा। थैंक यू।